नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के अंतर्गत एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वह उम्मीद करती है कि सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक एक नेतृत्व पेश करेंगे, एक उदाहरण पेश करेंगे अपने चुनाव प्रचार के दौरान और देश के ताने बाने को खराब नहीं करेंगे। ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के अंतर्गत ईसी की शक्तियों पर यानी चुनाव आयोग की शक्तियों पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आज इन फोकस के प्रोग्राम में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर आई है और जिसमें उसने स्टार प्रचारकों से कुछ उम्मीद की है और उन उम्मीदों के बारे में इस रिपोर्ट में कहा है, उसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इस पूरे मुद्दे के अंतर्गत हमारे लिए जानना जरूरी है कि पंजीकृत पार्टियां कौन सी होती हैं, क्या होती हैं वो, और मान्यता प्राप्त पार्टियां यानी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां किसको कहा जाता है और किस अधिनियम के तहत इनको मान्यता प्रदान की जाती है, किस अधिनियम के तहत पंजीकृत पार्टियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इन सभी के अंतर्गत प्रमुख मुद्दे क्या हैं, खास तौर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के जो प्रमुख चिंताएं हैं वो किस तरह से उभरती हैं, उन मुद्दों को जानेंगे और फिर इनका समाधान क्या हो सकता है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से, चुनाव आयोग जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मुद्दे के अंतर्गत हमारे लिए जानना जरूरी है कि वस्तुतः पंजीकृत पार्टियां या जिसको हम रजिस्टर्ड पार्टियां कहते हैं वो क्या होती हैं। रजिस्टर्ड पार्टियों को कुछ अपनी किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत होने के लिए कुछ शर्तों को, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और इन आवश्यकताओं का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 21A में दिया गया है। अगर कोई भी राजनीतिक दल पंजीकृत होना चाहता है, रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो उसे चुनाव आयोग के सामने अपना ज्ञापन प्रस्तुत करना पड़ता है, या आप कह सकते हैं अपने संविधान की एक प्रति जमा करनी पड़ती है और इसमें उसे बताना पड़ता है कि वो राजनीतिक दल भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, साथ ही वह समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा को अभिव्यक्त करेगा। इस पूरे जो वो प्रति जमा करता है इसके अंतर्गत ये सारी बातें होनी चाहिए और साथ ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को भी वो बनाए रखेगा। इन शर्तों को पूरा करना किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत होने के लिए बेहद आवश्यक है। अगर कोई राजनीतिक दल इन शर्तों को पूरा करते हुए पंजीकृत हो जाता है तो उसे कई तरह के लाभ मिलते हैं। किस तरह के लाभ मिलते हैं? जैसे उसे एक महत्वपूर्ण लाभ ये प्राप्त होता है कि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 13A के तहत उसे प्राप्त होने वाला जो डोनेशन प्राप्त होता है उस डोनेशन पर उसे टैक्स छूट प्राप्त होती है। साथ ही लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के जो आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं और अलग अलग राज्यसभा के विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें चुनाव लड़ने के लिए उसको एक सामान्य प्रतीक, एक कॉमन सिंबल भी प्रदान किया जाता है और साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान उसे 20 स्टार प्रचारकों को घोषित करने और उनके इस्तेमाल की अनुमति भी प्रदान की जाती है। इस तरह के उसको लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में जो सक्रिय पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उनकी वर्तमान में जो संख्या है वो लगभग 2749 है, लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दलों में और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में कुछ अंतर भी होते हैं। क्या अंतर होते हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पंजीकृत पार्टियां होती हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिकॉग्नाइज्ड। किस नाम से जाना जाता है? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नाम से भी इनको जाना जाता है।
तो इसको RUPP के नाम से यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इस नाम का भी संबोधन कई बार किया जाता है और इसका उल्लेख आपको कई समाचार पत्रों में देखने को मिलेगा। ECI द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को जब मान्यता प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज्ड दल के रूप में घोषित किया जाता है तो किसके तहत किया जाता है? चुनाव प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत। इसे हम सिंबल आदेश के नाम से भी जानते हैं, सिंबल ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में या रिकॉग्नाइज्ड दल के रूप में घोषित किया जाता है। राजनीतिक दलों को, अलग अलग राजनीतिक दलों को इसके अंतर्गत इस आदेश के तहत राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के रूप में किसी भी दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में अपेक्षित सीटों की संख्या प्राप्त करनी पड़ती है, साथ ही या इसके साथ मतों का एक निश्चित प्रतिशत भी प्राप्त करना होता है। उन्हीं राजनीतिक दलों को जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं राष्ट्रीय राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 61 राज्य पार्टियां हैं और अभी आपको बताया गया था कि रजिस्टर्ड पार्टियां कितनी हैं? लगभग 2749 पार्टियां हैं। इनमें से आप जोड़ दीजिए कि 61 और 6 को निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि बाकी पार्टियां जो हैं वो केवल रजिस्टर्ड हैं, उनको मान्यता प्राप्त पार्टियां नहीं है यानी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां की श्रेणी में नहीं रखा जाता, उनको रखा जाता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। इनको किस तरह की छूट प्राप्त होती है, किस तरह के बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, किस तरह के कानूनी बेनिफिट प्राप्त होते हैं? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो बेनिफिट रजिस्टर्ड पार्टियों को प्राप्त होते हैं उसके अतिरिक्त इनको ये लाभ प्राप्त होता है कि इनके लिए एक चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिया जाता है जिसका ये इस्तेमाल करती है, यानी सभी चुनाव में एक ही जो पहले से निर्धारित चुनाव चिन्ह है वही इनका रहता है। साथ ही ये 20 की जगह 40 स्टार प्रचारकों का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको घोषित कर सकते हैं। इस तरह का लाभ प्राप्त होता है। अब किस तरह के मुद्दे उभरते हैं, इससे जुड़े हुए किस तरह के मुद्दे उभरते हैं, खासतौर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जब हम लागू करते हैं और पूरी स्वच्छ चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में जितने दल रजिस्टर्ड हैं और गैर मान्यता प्राप्त हैं यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सामान्यतः उनमें से 1/3 से भी कम चुनाव लड़ते हैं। 1/3 से भी कम ऐसे पार्टी हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जो सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं इनके द्वारा वस्तुतः जब 1/3 राजनीतिक दल ही इस तरह से रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही चुनाव लड़ती हैं तो इनके द्वारा एक प्रश्न ये उठता है कि ये आयकर में जो छूट प्राप्त हो जाती है इनको रजिस्टर्ड होने पर, उस छूट का ये संभावित तरीके से दुरुपयोग कर सकते हैं, यानी दुरुपयोग इनके द्वारा संभावित होता है और साथ ही इनके द्वारा जो धन प्राप्त किया जाता है, जो धन इनको दान में प्राप्त होता है, उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर भी एक महत्वपूर्ण चिंता जताई जाती है। यदि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, आंतरिक पार्टी चुनाव कराने या अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो चुनाव लड़ने में विफल रह रहा है या आंतरिक पार्टी चुनाव कराने में विफल रहता है या अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जो अधिनियम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियां नहीं प्रदान करता है। यानी जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से रजिस्टर्ड राजनीतिक दल जो हैं वो 1/3 ऐसे हैं, 1/3 से भी कम ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो बाकी चुनाव ही नहीं लड़ते। तो अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आरपी अधिनियम यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ECI को शक्तियां प्रदान नहीं की गई है कि उनके रजिस्ट्रेशन को, उनके पंजीकरण को वो रद्द कर दे। इसमें एक मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान और अन्य से जुड़ा हुआ है, वर्ष 2002 का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया? उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के चुनाव आयोग के पास RP अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत पंजीकरण रद्द करने की शक्तियां नहीं है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही वो इस तरह के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। वे असाधारण परिस्थितियां कैसी होंगी? वे ऐसी होंगी अगर कोई राजनीतिक दल धोखाधड़ी से रजिस्टर्ड
हो जाए या पंजीकरण प्राप्त कर ले, या कोई राजनीतिक दल द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा समाप्त कर दी जाए, या सरकार द्वारा दल को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए तो इन असाधारण परिस्थितियों में ही उसके पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जहां तक हम बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सीधे तौर पर जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं पर रोक लगाता है, इनको भड़काने पर रोक लगाता है, साथ ही मतदाताओं को डराने और धमकाने पर भी रोक लगाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लगातार चुनाव में उल्लंघन होता रहता है और उसके अंतर्गत चुनाव आयोग सामान्यतः किस तरह की कार्रवाई करता है कि वो किसी राजनीतिक दल के किसी नेता को 2 या 3 दिन की अवधि के लिए उसके चुनाव प्रचार पर रोक लगा देता है। सामान्यतः यही कदम उसके द्वारा उठाया जाता है। तो किस तरह की सुविधाएं, किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए इस चुनाव प्रणाली को विशुद्ध करने के लिए और साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ठीक तरीके से लागू करने के लिए, ताकि हमारे चुनाव बिल्कुल स्वच्छ हो सके और किसी भी तरह से गलत तरीके से प्रचार प्रसार न किया जा सके। इसके लिए हमारे लिए जानना जरूरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव सुधारों पर ज्ञापन 2016। इसमें इसने कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने का सुझाव दिया और कहा कि पंजीकरण रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही विधि आयोग की जो चुनाव सुधार पर 255वीं रिपोर्ट है वो भी कहती है कि किसी राजनीतिक दल के लगातार 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने में विफल रहने पर उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की ये सिफारिश करता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में केवल 1/3 से भी कम चुनाव लड़ती हैं। तो अगर कोई राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनाव नहीं लड़ता है, 10 वर्ष से अधिक लगातार चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को ऐसी शक्तियां मिलनी चाहिए। ये विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 255वीं रिपोर्ट में कहा है। साथ ही इसमें एक कानून विशेष रूप से एक ऑर्डर का एक पैराग्राफ विशेष तौर से महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हमने देखा था कि सिंबल ऑर्डर जो 1968 का है उसका पैराग्राफ 16A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने की शक्ति भी है। किन स्थितियों में यह शक्ति है? उन स्थितियों में शक्ति है जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने या आयोग के वैध निर्देशों का पालन करने में कोई राजनीतिक दल विफल रहता है। उस तरह के मामलों में ये रजिस्ट्रेशन को, उसकी मान्यता को निलंबित कर सकती है और मान्यता को वापस भी ले सकती है। लेकिन इसका उपयोग, इसमें कमी यह है कि इसका उपयोग आज तक केवल संभवतः ये माना जा रहा है कि केवल एक बार किया गया है, वर्ष 2015 में, जब लगभग 3 हफ्तों के लिए नेशनल पीपल्स पार्टी की मान्यता को निलंबित कर दिया गया था। इसका प्रयोग अब तक किया ही नहीं गया है। तो अगर हमें अपनी चुनाव प्रचार को या हमें अपने चुनाव प्रचार को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि ECI इलेक्शन कमीशन के इस मेमोरेंडम में जो सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, इसको लागू किया जाना चाहिए। विधि आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करना चाहिए और साथ ही इसका भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत, इसका उल्लंघन करने के अंतर्गत जो पैराग्राफ 16A के तहत, प्रतीक आदेश पैराग्राफ 16A के तहत ECI को शक्तियां प्राप्त हैं, उसका भी सख्ती से पालन करना चाहिए, सख्ती से उसके अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। तभी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ठीक तरह से पालन कराने में सक्षम ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो सकेगा। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण की आवश्यकताओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस सेक्शन में उल्लेखित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेक्शन 21A, ऑप्शन बी सेक्शन 29A, ऑप्शन सी सेक्शन 51A, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।